हेलो साथियों, आपका स्टडी नंबर 1 पे स्वागत है। आज हम लोग पूरी के पूरी कंप्लीट जीके का पूरे करने का वादा किया है और यहाँ पर हिस्ट्री का सेशन चल रहा है और जियोग्राफी का भी सेशन चल रहा है। तो आप लोग दोस्तों इत्मीनान से पूरा का पूरा देखिए लेक्चर को। ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन आपको बाहर आए, और हर एक क्वेश्चन आएगा और पूरी के पूरी हम लोगों ने एकदम 10 से पढ़ाने का प्रयास किया और कंप्लीट जीके पढ़ाऊँगा। लूसेंट चाहे जो भी बुक उठाइएगा पूरे से पूरा एकदम, चाहे जहाँ भी एमसीक्यू लगाएंगे वहाँ आपको सभी के सभी एमसीक्यू मैच करेंगे। और पढ़िएगा, ये सब हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जहाँ जिस एग्ज़ाम में, यदि एग्ज़ाम में जीके पूछा जाता है तो इस पोर्शन से ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर हमारे भाई साहब लेकर आएंगे विजयनगर जो साम्राज्य है, इसके बारे में आज बताएंगे। आप लोग पढ़िएगा और ज्योग्राफी का भी सेशन लीजिएगा और आनंद लीजिए। जहाँ तक हो सकता है जल्द से जल्द हम लोग पूरी की पूरी कंप्लीट जीके, ऐसा हो नहीं सकता सारा का सारा जीके लेकर के सभी जीके पढ़ाने का वादा किया, तो पढ़ाऊँगा और धीरे थोड़ा वक्त लग सकता है और पढ़ाएंगे पूरा का पूरा। और शेयर करेंगे तो आपका कोई डाटा भी चला जाएगा, सब कुछ भी चला जाएगा। शेयर करना तो है ही नहीं है, लाइक करोगे तो उंगली कट जाएगा आपका। चलिए इसी के साथ हम अपना शुरुआत करेंगे। आज का तुगलक वंश को कंप्लीट करेंगे। बट दोस्तों आपसे एक यही शिकायत है कि आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिएगा। और जिस प्रकार से हालांकि कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं सपोर्ट, और उन सपोर्ट के लिए आपको दिल से थैंक यू अदा करता हूं। चलिए दोस्तों आज के लिए जो भी साथी और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने नए नए फ्रेंड्स को जोड़िएगा। थोड़ा सा सेटअप नया है, थोड़ा सा मैनेज भी करिएगा, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम आए तो चलिए ठीक नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं आज का अपना क्लासेस को। तो आप लोग इत्मीनान से पढ़िएगा, देखिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिकली, इसके पहले हमने 2 वीडियो को अपलोड कर चुका हूं जिसमें कि सल्तनत काल को पूरा कंप्लीट किया हूं। सल्तनत काल में पहला है दास वंश या गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, उसको कंप्लीट किया हूं। यहाँ मक्खियों का दिन चल रहा है तो आज के लिए तो थोड़ा सा मैनेज करना ही होगा। और दूसरे वीडियो में हमने पूरी खिलजी वंश को कंप्लीट किया हूँ। आज तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम लोग तुगलक वंश को कंप्लीट करेंगे। और तुगलक वंश का टाइम पीरियड रहता है, आप देख सकते हैं 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। और इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इत्मीनान से पढ़िएगा, आपके संग गोपी के संग। तो चलिए आज हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है, देखते हैं। हिस्ट्री के टॉपिक में सबसे पहले इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिस्ट्री का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तुगलक वंश ने क्या हुआ कि इनका सर्वप्रथम आप देख सकते हैं तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। इनका उपनाम गियासुद्दीन तुगलक भी कर सकते हैं या फिर गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। तो यहाँ आप आइए थोड़ा सा इनके फैक्चुअल डाटा की ओर चलते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उनके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में चलेंगे। तो आज है इनमें पहला नंबर का फैक्चुअल क्या है कि गाजी मलिक ने इस वंश की स्थापना की, जो कि गयासुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का नाम आप ये मत जानिए कि गयासुद्दीन तुगलक ही था। इनका पुराना नाम या उपनाम या फिर बचपन का नाम कह सकते हैं गाजी मलिक था। इन्होंने जब राजगद्दी पे या फिर शासन प्रारंभ किया या शासक करना प्रारंभ किया तो अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख दिया। यानी कि तुगलक वंश की स्थापना की और अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसने अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा और भूमि पुनः बांट दी। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था। अलाउद्दीन का सैन्य व्यवस्था क्या था कि सैन्य व्यवस्था में उन्होंने निजी या फिर कह सकते हैं स्थायी रूप से सैन्य व्यवस्था अपनाई थी। स्थायी रूप का सैन्य व्यवस्था का मतलब यह है कि उसमें सेना को स्थायी रूप से वेतन दिया था और स्थायी रूप से उस सेना को वो अपने यहाँ रखती थी और उसका पूरा कारोबार संभालती थी। वो स्थायी रूप से सेना था और उस सेना को इन्होंने सेम एज इट इज रहने दिया। और क्या किया था उन्होंने कि भूमि जो थी, भूमि को सब ज़मींदारों से वापस ले ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बट इन्होंने क्या किया था, फिर पुनः ज़मींदारों को अपनी ज़मीन वापस बांट दी।
जो दोस्तों यहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुका होगा। अब तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है, वह प्रथम सल्तनत शासक था जिसने नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया। दोस्तों देखिए, गियासुद्दीन तुगलक जो है वह प्रथम सल्तनत शासक था जिन्होंने नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया। नहरों का निर्माण किसके लिए, सिंचाई के लिए करवाया। बट चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने एक उपाधि भी लिया था। कौन? गियासुद्दीन तुगलक ने एक उपाधि ली थी। उस उपाधि का नाम है मालिकुल गाजी। दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने, इनके समय में जब मंगोल आक्रमण करते थे तो इन्होंने उनसे लड़ाइयाँ लेकर दिल्ली सल्तनत तक आने नहीं दिया, और उन्हीं के संबंध में इनको कहा जाता है मालिकुल गाजी इनको उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी तो आपसे पूछेगा यदि कोई कि क्यों दी गई थी इनसे मालिकुल गाजी की उपाधि, तो आप बता दीजिएगा कि मंगोलों ने आक्रमण किया था, बट मंगोलों को दिल्ली तक बैठने तक नहीं दिया, हिटने तक नहीं दिया, इसलिए इनको मालिकुल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मालिक उल गाजी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हम आपसे पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पढ़ाई की ओर पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक दिमाग में ऐसी क्रिएटिविटी बनाई जाती है कि आपको स्मृति बनाई जाती है कि जिससे आप जीवन भर याद रख सके, यानी कि कभी भूलने का भी संभावना न हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं मालिक उल गाजी का अर्थ क्या होता है कि दिल्ली का संरक्षक या दिल्ली का सेवक। इस प्रकार से इन्होंने एक उपाधि लिया था, तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। इनके जन्म के संबंध में, यानी कि इनके रहन सहन के संबंध में बताया जाता है कि वह तुर्क मुसलमान था। कौन? तुगलक वंश का संस्थापक जो गियासुद्दीन तुगलक था वह तुर्क मुसलमान था। तुर्क मुसलमान कहने का तात्पर्य है मेरा कि तुर्क मुसलमान, और वो महमूद गजनवी भी था। तुर्क मुसलमान कौन था? महमूद गजनवी भी था। यानी दोस्तों हमने आपको सभी जितने भी इम्पोर्टेंट डाटा बनते हैं आप सभी को बता देता हूं, बट आप थोड़ा सा कृपा नहीं कर सकते हैं, आप शेयर नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना तो मना है जैसे लगता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा करिएगा और हम आपके संग हैं। आपको भरोसेमंद चैनल एशियन नंबर 1 में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तुगलकाबाद की स्थापना की थी किन्होंने? गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। दोस्तों इसके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना अपने जीत के लिए की थी, यानी कि इन्होंने कई जीत हासिल किए, उसके उपलब्ध में तुगलकाबाद की स्थापना की थी, यानी कि तुगलक वंश की स्थापना की और तुगलकाबाद की स्थापना की। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कुछ इस प्रकार से है कि 1324 से 25 ईस्वी में बंगाल बिहार विजय के अभियान पर निकला और सफल भी हुआ। दोस्तों इसके संबंध में थोड़ा सा वहाँ संक्षिप्त रूप में लिखा हूँ, इसके विषय में हम लोग पूरे डिटेल रूप से चर्चा कर रहे हैं कि क्या कैसे कि इन्होंने किस प्रकार से इनकी मृत्यु होती है, किस प्रकार से इनकी उपाधि जो दूसरा कोई लेता है। तो दोस्तों चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि 1324 से 25 ईस्वी में बंगाल बिहार इस उड़ीसा के टाइम क्षेत्र में इन्होंने अपना अभियान चलाया। उस अभियान में इन्होंने सफल हुआ। सफल होने के पश्चात इनका जो चचेरा भाई कह सकते हैं, यानी कि नहीं सॉरी, इनका पुत्र था गयासुद्दीन का पुत्र जूना खां जो है, जूना खां, हालांकि जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जूना खां जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वही जूना खां जो कि यहाँ पर देख सकते हैं गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र है। पुत्र होने के नाते अब उन्होंने, जब उनका पिता बंगाल बिहार उड़ीसा इस टाइप में जब अभियान चलाया यानी कि आक्रमण किया, वहाँ से सफल हुआ। सफल होने के नाते वह जब अपने दिल्ली में आता है तो इनके पुत्र जूना खां या फिर जिससे कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा विशाल भंडारण किया, जिनमें कि एक बहुत बड़ा महल बनवाया। वो महल था किसका? पूरी लकड़ी का था। वो महल पूरी लकड़ी का था। उस महल में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ा भंडारण प्रारंभ किया, गांव के लोगों को बनाया, किसके उपलब्ध में कि इन्होंने बंगाल बिहार उड़ीसा को जीत कर आ रहे हैं। तो उनके संबंध में इनका पुत्र जूना खां ने पूरी
व्यवस्था के, और इनको उसी महल, लकड़ी के महल में इनको स्वागत करने के लिए बुलाता है। और बुलाने के संबंध में कहा जाता है कि अब घटना घटी या फिर जो कुछ भी हुआ, या फिर कह सकते हैं इनका कि स्वरचित गुण था। तो ऊपर से एक लकड़ी गिरती है जिनको कि गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिरती है, और वहीं कहा जाता है कि इनका देहांत हो जाता है। और इनका पुत्र जूना खां तुरंत गद्दी पर बैठ जाता है और राज करना प्रारंभ कर देता है। तो इनके मृत्यु के संबंध में दोस्तों कुछ लोग अपवाद मानते हैं कि जो जूना खां था, जूना खां ने ऐसा मतलब ढांचा तैयार किया था कि उनको मारने के लिए, या फिर कहा जाता है कि अचानक गिर जाता है। तो उसके विषय में कोई कठोर मतलब कि कठोर शब्द नहीं मिलते हैं। तो बस इतना जानिए कि इनकी मृत्यु किस प्रकार से होती है, और उनके मरने के बाद में जूना खां या फिर जिसे कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक राजगद्दी पर बैठ जाता है। आप यहाँ तक देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जूना खां के नाम से प्रसिद्ध पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इनका जो पिता जब तक मृत्यु नहीं हुई थी, इनके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, यानी कि जब तक इन्होंने राजगद्दी पर नहीं बैठा था, तब तक तो इनका नाम क्या था, जूना खां। बट इन्होंने जब राजगद्दी पर बैठा, पिता की मृत्यु हुई, तो इन्होंने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा। अब दोस्तों, हम आपसे बार बार कहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई केवल पढ़ना नहीं होता है, पढ़ाई को दिमाग में समझना होता है, लंबे समय तक पढ़ना होता है। तो उसके संबंध में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो आप देख सकते हैं कि जूना खां है, मोहम्मद बिन तुगलक राजगद्दी पर बैठने से पहले उसका नाम जूना खां है, और उसी प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक है, वो भी गद्दी पर बैठने से पहले उनका नाम भी गाजी मलिक है। दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें, बस चलें, लाइक कर दो। चलिए, अच्छा चलते हैं। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड कब से कब रहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड 1325 से लेकर 1352 ईस्वी तक रहता है। कब तक? 1325 से लेकर 1352 ईस्वी तक रहता है। 1325 ईस्वी से लेकर 1352 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन या टाइम पीरियड रहता है। इस टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक ने कई अनेक कार्य किए, और कई अनेक कार्य में असफल भी हुए। सफल तो हालांकि नहीं हुए, असफल हुए, लेकिन इनके असफलता के कारण इनको मूर्ख शासक भी कहा गया। मूर्ख शासक या स्वप्नदोषी या फिर रक्त पिशासु, इस प्रकार से इनको नाम से संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। बट उसके पहले हम चलेंगे, इनके विषय में कुछ जानेंगे। क्या कहा जाता है इनको? इतिहास में इसे बुद्धिमान के साथ साथ क्या मूर्ख भी कहा जाता है। किनको? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान के साथ साथ पागल भी या मूर्ख भी, मूर्ख शासक भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्ख शासक भी कहा जाता है। तो इसके संबंध में आप चलते हैं कि इनको मूर्ख शासक या फिर बुद्धिमान क्यों कहा जाता है। तो उसके लिए हम लोग आगे चलेंगे अगली लाइन में, अगला कंसेप्ट की ओर। तो देखिए यहाँ क्या है कि इनको मूर्ख शासक कहने का उदाहरण क्या है, मूर्ख शासक किस प्रकार से कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर वृद्धि। फर्स्ट नंबर पर इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया? कर में वृद्धि किया। कर में क्या किया? वृद्धि किया। कर में वृद्धि क्यों किया? कि जो नदियों, दो आब क्षेत्र, नदियाँ के दो आब क्षेत्र होते हैं। जैसे दो आब क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि एक नदी जा रही है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नदी इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से, और इसका दो आब क्षेत्र होता है कि इसके कुछ दूरियाँ तक भूमि और इसके भी कुछ दूरी तक का भूमि। इधर का जो क्षेत्र होता है, इधर का क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो आब का क्षेत्र कहा जाता है। तो यह इन्होंने कर में वृद्धि की। कर में वृद्धि की कहाँ वृद्धि की? दो आब के क्षेत्र में। दो आब के क्षेत्र में यानी कि दो नदियों के बीच का वह भूमि दो आब क्षेत्र कहलाता है। या फिर कुछ और अन्य जगह भी इन्होंने कर में वृद्धि की। बट कर में वृद्धि करते ही कहा जाता है कि उस साल बहुत ही अकाल पड़ गया। अकाल, उस साल बहुत ही अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ने की वजह से, और कहा भी जाता है कि वहाँ पे प्लेग फैल गई, प्लेग बीमारी भी फैल गई। तो दोस्तों, इनके संबंध में बस इतना ही कि इन्होंने कर वृद्धि किया,
कर वृद्धि करते ही वहाँ पे अकाल पड़ जाती है और एक तरफ से प्लेग बीमारी भी फैल जाती है, जिसकी वजह से इनका जो कर वृद्धि का माजरा था ये पूर्ण रूप से असफल रहता है। इनका पहली असफलता का कारण यही कर वृद्धि हो जाता है, जिससे कि इनको मूर्ख शासक कहना अनिवार्य हो जाता है। और दूसरी पॉइंट की ओर चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद। राजधानी इन्होंने परिवर्तन किया, कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। अब राजधानी परिवर्तन के संबंध में कहा जाता है, कई अनेक टिप्स दिए जाते हैं कि इन्होंने राजधानी अपनी क्यों परिवर्तन किया और क्यों दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया। दोस्तों, इनके संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि दिल्ली के जो लोग थे वो क्या थे, दिल्ली के जो बड़े बड़े शासक मतलब कि बड़े बड़े ज़मींदार थे या फिर बड़े जो लोग थे वो इनको पत्र में गालियाँ लिखकर भेजा करते थे। तो इन्होंने किया वहीं इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया, बट किया क्या कि पूरी दिल्ली का लोग को अपने स्थान से दूसरे स्थान तक ले गया। अब हुआ क्या, जो पहले था वहीं वहाँ भी जो यहाँ लोग गालियाँ देते थे वहीं लोग वहाँ पहुँच गए, वो भी गालियाँ दिए, तो ये भी असफलता। इनके संबंध में दूसरा भी टिप्स कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद इसलिए परिवर्तन किया क्योंकि इनके समय में मंगोलों का आक्रमण होता था। इनके पिता के संबंध में आप देख सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में कि इनके समय में मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। तो मंगोलों का आक्रमण जब हो रहा था तो गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को आक्रमण से बचाया, इसलिए उनको मालिक गाजी की उपाधि दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं मालिक उल गाजी की उपाधि दी गई। तो इनके भी समय में मंगोलों का आक्रमण तो होता ही होगा। तो इन्होंने सोचा कि यदि हम दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि दक्षिण भारत की तरफ, तो दक्षिण भारत की तरफ जब राजधानी परिवर्तित कर सकते हैं तो पहले यदि मंगोल आएंगे तो दिल्ली के साइड ही आएंगे, जिससे कि हम बच जाएंगे। ये कहा जाता है कि ये बहुत डरपोक किस्म के शासक थे। तो दोस्तों, इनका दूसरा पॉइंट हो गया। और क्या, चलिए आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। 2 पॉइंट तो हो गया, बहुत काफ़ी है। और आगे चलते हैं कि सांकेतिक मुद्रा तांबा, कांसा, पीतल। अब दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा होता क्या है बताइए, आप ही थोड़ा सा बताइए कि सांकेतिक मुद्रा क्या होता है। सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा होता है, सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा होता है जिसके द्वारा कि कोई मुद्रा का जो मूल्य होता है वो वस्तु के मूल्य से कम होता है। यानी कि हमने कोई सोना का मुद्रा बनवा लिया, जैसे कि हमने 1 रुपये का मुद्रा बनवा लिया। अब वह मुद्रा जो है वो सोना का या चांदी का बनवा लिया, छोड़ो चांदी का बनवा लिया। अब वो उसका मान 1 रुपये के बराबर है और उस चांदी को यदि हम बेचेंगे तो 50 रुपये के बराबर मिलता हो, तो हम 1 रुपये में चांदी खरीदेंगे, 50 रुपये में उसे बेचने लगेंगे। तो इस प्रकार का मुद्रा पहले चलता था, पहले सोने का चांदी का मुद्रा चलता था। बट इन्होंने कॉन्सेप्ट तो इन्होंने दिमाग बहुत अच्छी तरह से लगाया, इन्होंने जितना भी दिमाग लगाया बहुत अच्छी तरह से लगाया, बट इन्होंने सफल नहीं हुआ। तो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, यानी कि सोने और चांदी की जगह पर कांसा, पीतल इस प्रकार के, कांसा, तांबा, पीतल इस प्रकार के सिक्के चलवाना प्रारंभ कर दिया। सोना और चांदी के स्थान पर कांसा, तांबा, पीतल इस प्रकार के सिक्के को चलवाना प्रारंभ कर दिया। बट हुआ क्या, इन्होंने जिस प्रकार से सिक्कों को चालू किया और जितने भी सोने के सिक्के थे वो इनके भंडारण में आने लगे, चांदी का सिक्का इन्होंने बिखेर दिया। फिर बिखेरने के पश्चात में होता क्या है कि जो लोग इनके जो दरबार में थे या फिर बाज़ार में क्या हुआ, सिक्कों की बहुत अधिकता होने लगी, सिक्कों की बहुत अधिकता होने लगी, सोने चांदी तांबा, कांसा, पीतल की अधिकता होने लगी। तो इन्होंने देखा क्या हमारे मतलब कि दरबार में, हमारे बाज़ार में सिक्कों की अधिकता किस प्रकार से होने लगी। तो इन्हें पता चला कि हमारे जो सिक्का बन रहा है इसका डुप्लीकेट सिक्का बनाया जा रहा है, यानी कि नकली सिक्का भी बनाया जा रहा है। तो इन्होंने देखा कि नकली सिक्का, यानी कि इन्होंने बहुत अफसोस हो गए कि यार हमने जो सिक्का बनवाया ये तो नकली सिक्का भी बनने लगा। तो इन्होंने पुनः सिक्का को अपने वापस लिया और सोने व चांदी के सिक्के को फिर देने लगे और इनका खजाना एकदम खाली होने लगा।
तो दोस्तों इतना तो समझ में आ गया होगा। और इन्होंने जब सिक्का बाजार से लिया तो जितना इन्होंने सिक्का बनाया था उसके कारण कितने गुना ज़्यादा सिक्का आने लगा है। तो दोस्तों इनका थर्ड जो था, इनका तीसरा असफलता यही था कि सांकेतिक मुद्रा को चलवाया, बट तांबा कांसा पीतल के स्थान पर सोने और चांदी के स्थान पर तांबा कांसा पीतल का सिक्का चलवाया। दोस्तों अगला है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान दोस्तों इनके संबंध में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट को चलेंगे कि खुरासान अभियान होता क्या है, यानी खुरासान अभियान क्या था। तो दोस्तों आप लोग इन्होंने सोचा कि देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं कि इनके पिता के समय में और इनके समय में मंगोलों का आक्रमण होने लगा। क्या हुआ कि मंगोलों का आक्रमण होने लगा। अब जब मंगोलों का आक्रमण होने लगा, ये बहुत परेशान हो गए, क्या हम मंगोलों के आक्रमण से बचे, कैसे बचें। तो इन्होंने सोचा एक बार जब मध्य एशिया, जो मंगोल कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे, बहुत मक्खी लग रही है यार, चलो अच्छा मध्य एशिया के थे। तो मध्य एशिया में इन्होंने सोचा कि मध्य एशिया के जो थे मंगोल, तो मंगोल में एक बार आपस में आपसी फूट हो गया, जिससे कि वहाँ के शासक सब खत्म हो गए और वहाँ के केवल जनता ही जनता बचे थे। तो वहाँ के कुछ लोग, यानी कि इनके जो नियुक्त किए गए थे दूत के रूप में, उन्होंने संकेत किया कि भाई देखिए यहाँ के शासक कोई नहीं है इस समय, आप अगर आइएगा, चढ़ाई कीजिएगा तो आप जीत जाएंगे, तो यहाँ के आप शासक बन सकते हैं। तो इन्होंने उसके संबंध में 2 से 2.5 लाख या 1.5 लाख, 1,80,000 करीब में इस प्रकार से कि कुछ सेना को तैयार किया। सेना को तैयार किया, एडवांस में उनको पैसा दिया। एडवांस में पैसा देने के बाद में जब 1 महीने रखा, और रखने के बाद में जब कल लड़ाई लेने जाना है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ से मैसेज आता है या फिर चिट्ठी आती है कि यहाँ पर शासक नियुक्त हो गया। तो इनको लगी गुस्सा कि हमने इतना एडवांस में पैसा भी दे दिया और इनका पूरी खर्चा भी उठाया, और जब लड़ाई लेने जाना हुआ तो सब कैंसिल हो गया। तो इनका कहा जाता है, और दूसरा इनका कंसेप्ट ये था कि जब मंगोल हमारे ऊपर बार बार आक्रमण कर रहे हैं, तो एक आध बार हम यदि आक्रमण करेंगे तो शायद हमसे डरें। जब मंगोल बार बार हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो एक बार हम भी चल के वापस देख लें कि उनका कितना दम है, उनके पास कितनी शक्ति है, जिससे कि वो थोड़ा सा डर जाए हमसे कि भाई देखिए वहाँ का भी हम पर आक्रमण करने आ गया। तो इसी के संबंध में कहा जाता है कि इनका जो खुरासान अभियान भी था, ये भी असफल था, और जो मंगोल थे मध्य एशिया के थे, आपको बता चुका हूँ। अब देखिए कराचिल अभियान। कराचिल अभियान के संबंध में कहा जाता है कि कराचिल अभियान हिमालय पहाड़ियों के रहने वाले जनजाति जो थे उनमें आपस में विद्रोह होने लगा। अब कराचिल अभियान के तहत इन्होंने कुछ सेना लिया, और सेना को लेकर के इन्होंने उस जो जनजाति थी, जनजाति में क्या हुआ कि जब आपसी विद्रोह हुआ, तो विद्रोह को दबाने के लिए या तो फिर यहाँ से चीन में प्रवेश करने के लिए इन्होंने अपना मसौदा तैयार किया और आपस में चल दिए। तो कहा जाता है कि यहाँ से जब लड़ाई लेने चल दिए, तो वहाँ पे पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों में इन्होंने जाते समय तो जीत लिया, फिर कुछ दुनिया गए तो पहाड़ियों से छिप छिप कर गोली बारूद बम फेंकने लगे, जिससे कि इनकी सेना हारने लगी और पीछे आने लगी, यानी कि वहाँ से भी इनको असफलता मिल गई। तो यहाँ पर फर्स्ट कर वृद्धि असफलता, राजधानी परिवर्तन असफलता, सांकेतिक मुद्रा असफलता, खुरासान अभियान असफलता, कराचिल अभियान असफलता, यानी कि इन्होंने 4 अभियान प्रारंभ किए, चारों अभियान में इनको असफलता मिली। और दोस्तों इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हों पागल, रक्त पिशासु, स्वप्नशील कहा जाता है। किसको, यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम को पागल भी कहा जाता है, रक्त पिशासु कहा जाता है, स्वप्नशील कहा जाता है। इस प्रकार से इनको कहकर संबोधित किया जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है निर्माण कार्य व कल्याण कार्य। दोस्तों इन्होंने कई निर्माण कार्य किए, कई कल्याण कार्य किए, जिसकी वजह से इनको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। तो इनके समय में 24 प्रकार के कर को लगाए जाते थे, 24 प्रकार के कर को लगाए जाते थे, और उन 24 प्रकार के करों को हटा करके केवल 4 प्रकार के कर को अपनाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। तो उन 4 प्रकार के कर को देख लेते हैं। पहला तो खम्स है, दूसरा खराज है, तीसरा जजिया है, चौथा जकात है। खम्स, खराज, जजिया, जकात, 4 प्रकार के कर हैं। खम्स कर क्या होता है? वे कर जो सैनिक विद्रोह नहीं सैनिक आक्रमण, यानी कि हम कोई आक्रमण में निकल पड़े हैं सैनिक को लेकर के, और उस आक्रमण में जितनी भी धन संपत्ति लूटी जाएगी उसमें से 1/5वां भाग हम लेंगे और सभी सेना को दिया जाएगा। तो एक खम्स हो गया। और खराज कर क्या होता था कि जैसे जिस प्रकार से कर लिया जाता है खेती किसानी का कर, जुताई बुआई का, इस प्रकार से जो कर लिया जाता है उसका 1/5वां हिस्सा खराज कर में दिया जाता है। जजिया कर तो आप अच्छे से जान पहचान चुके होंगे कि जजिया कर वह कर होता है जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता है। जकात कर वह होता है कि जो मुसलमानों से लिया जाता है, और यह एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। इस प्रकार से आप लोग समझिएगा। और देखिए इनके समय में या फिर इन्होंने दासों से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। दासों के अधिक प्रेम करने से उनके लिए दीवान बंदगान ये महल की एक महल होती है, उस महल की का क्या स्थापना किया? दीवान बंदगान। और कहा जाता है कि इनके समय में दासों की संख्या 1,80,000 थी। दीवान बंदगान महलों में इनको रहने के लिए, इनको खाने पीने सोने रहने के लिए व्यवस्था किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि दीवान बंदगान महल दास के लिए बनवाया था, और दासों की संख्या इनके समय में 1,80,000 थी। अब देखिए अगला पॉइंट में इन्होंने क्या किया? दीवान खैरात का निर्माण किया। इन्होंने दीवान खैरात एक प्रकार का आर्थिक सहायता होता है, जिनमें कि बुढ़ापे महिलाओं या अविवाहित महिलाओं या फिर जो अपंग हैं या फिर इस प्रकार से जो भी लोग होते हैं उनके लिए इन्होंने आर्थिक सहायता दिया। दीवान खैरात, आप खैरात से समझ सकते हैं कि खैरात में कोई चीज़ मुफ्त में देना। अब क्या है? दारुल खैराती का मतलब क्या होता है? इसको भी मुफ्त में देना, यानी कि अस्पताल का निर्माण करवाया और उसको क्या किया? दवाओं को मुफ्त में देना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है नगर, यानी कि इन्होंने कुछ नगरों की स्थापना किया। लगभग 300 नगरों की स्थापना किया, जिनमें कि कुछ प्रमुख होते हैं, कुछ अप्रमुख होते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं। तो प्रमुख नगरों में कौन सा है? हिसार है, फैजाबाद, फतेहाबाद है, जौनपुर है, फिरोजपुर है। इस प्रकार से नगर हैं, यानी कि शहर हैं। अब फिर नहर सिंचाई में 5 बड़े नहरों को निर्माण करवाया और सैकड़ों छोटे तालाबों का निर्माण करवाया। 5 बड़े नहर सिंधु, सतलज इस प्रकार के नदियों के साथ में जोड़ा, और इनसे जो भी सिंचाई होती थी उसका अलग से टैक्स भी लेना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नहरों का कर अलग से लेना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उस नहरों से या उस तालाबों से जिस प्रकार के खेत को सींचा जाता था उससे अलग से कर लिया जाता था, और उस कर को पूरे मतलब कि यानी कि पूरे उपज का 1/10वां हिस्सा लिया जाता था। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1200 नए बागान को इन्होंने लगवाया, 1200 नए बागान को लगवाया। आप देख सकते हैं बागान को लगवाया, यहाँ पे है मुख्य वस्तु कहाँ पे? 1200 नए बागान को लगवाए। और अनुवाद विभाग का स्थापना किया। अनुवाद विभाग होता है जिसके द्वारा जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं इस प्रकार को फारसी में या अपनी भाषाओं में उनका अनुवाद करने के लिए इन्होंने अनुवाद विभाग का गठन करवाया। और इन कार्यों के लिए इन्हें दिल्ली का या पूरे सल्तनत काल का अकबर कहा जाने लगा। अब फिर क्या है? खलीफा का नाम, अच्छा देखिए उन्होंने अच्छा यहाँ देख लीजिए मुख्य वस्तुकार। इनके समय में एक वस्तुकार थे गाजी मलिक। वस्तुकार मुख्य इनके दरबारी जो थे मुख्य वस्तुकार हैं गाजी मलिक। और कहा जाता है कि इन्होंने सिक्के चलवाए और उस सिक्के में क्या किया? उस सिक्के में इन्होंने खलीफा का नाम अंकित करवाया। और इनके समय में
हाँ, इनके समय में आप देख सकते हैं उसने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली में किस शासक ने लाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े अक्षरों में लिखा गया है फिरोज शाह तुगलक इन्हें लाया था अशोक स्तंभ को। दोस्तों आगे चलते हैं कि फतुहात फिरोज शाही। दोस्तों इनके संबंध में कहा जाता है कि बहुत पढ़ा लिखा शासक थे, बहुत विद्वानी शासक थे। इन्होंने अपनी कृति अपने बुक में फतुहात फिरोज शाही नामक बुक में इन्होंने अपनी पूरी जीवनी लिखी थी। इनको पढ़ा लिखा सरदार या पढ़ा लिखा शासक भी कहा जाता है। अब इनके समय में बर्नी एक दरबारी था। उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की, 2 बुकों की रचना की। उन बुकों का क्या नाम है? तारीख़ फिरोज शाही। कौन सा नाम है? तारीख़ फिरोज शाही। और दूसरा का क्या नाम है? फतवा जहांदारी। और थर्ड नंबर पर क्या है? सॉरी, अब यहाँ तक पूरा इनके विषय में कंप्लीट हो गया। इसी के कारण इनको पूरे सल्तनत काल का अकबर कहा जाने लगा। अब इनके बाद में एक शासक आते हैं नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। कहा जाता है कि इनके समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और तैमूर लंग के आक्रमण से ये पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, किसी तरह अपना सत्ता चलाते हैं। 1412 ईस्वी तक किसी तरह अपना सत्ता चलाते हैं। फिर 2 साल किसी तरह घींच घाच कर अपना सत्ता चलाते हैं। फिर 1414 ईस्वी में खिज्र खां इनको हरा कर या फिर इनको आक्रमण कर इनको हत्या कर अपने एक नया वंश को स्थापना किया जिसका नाम है सैयद वंश। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में होता है और खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद के वंश की स्थापना की। खिज्र खां वही है तैमूर लंग का सेनापति है जो कि इनको हराने में अहम भूमिका निभाया था। और उसी से खुश होकर के तैमूर लंग ने इनको लाहौर का शासन दे दिया, सत्ता दे दिया, लाहौर में शासन करने के लिए आदेश दे दिया। और उसी लाहौर में शासन करने के पश्चात में देखा कि इन्होंने नसीरुद्दीन महमूद कमज़ोर पड़ते हैं, तो उन्होंने मौका देकर इन पर आक्रमण करता है, उनको हरा करके सैयद वंश की स्थापना करता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तुगलक वंश आज कंप्लीट होता है। कल वीडियो में हम लोग देखेंगे सैयद वंश और लोदी वंश। सैयद वंश और लोदी वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा से जरूर देखिएगा और दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिएगा और आपका सपोर्ट मैं करूँगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।